हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसबीआई पीएसयू फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, स्क्रीन में आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको। और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो पूरी वीडियो पूरा डिटेल में होगा। उसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पीएसयू की जो हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जी हाँ। तो ये बेसिकली हम आप लोगों कई लोगों ने सुना होगा कि ऐसी कई सारी कंपनीज होती है जो हाफ गवर्नमेंट ओन्ड होती है और हाफ प्राइवेट ओन्ड होती है, मतलब उनको सेमी गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो उसमें करीब करीब 51% तक का स्टेक जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, और 49% तक का स्टेक जो होता है वो कोई कंपनीज का होता है या फिर प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो उसी को बेसिकली पीएसयू के रिलेटेड कंपनीज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका एलआईसी हो गया, आपका कोल इंडिया हो गया, आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया। मतलब जितने भी ये सारे जो हैं, मतलब जो मैंने आपको कंपनीज के नाम बताए, जो भी मैंने आपको अभी ये सारी चीजें बताए, उसके तो वो सारे के सारे आते हैं सेमी गवर्नमेंट के अंदर, मतलब पीएसयू के फंड के अंदर। तो अगर इन सारे फंड का, अगर इन सारे कंपनीज का, इन सारे स्टॉक्स का अगर अच्छे खासे आपको प्रॉफिट दिखेगा, तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर फंड है इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये फंड कितना रिटर्न दिया है और इसमें क्या क्या होल्डिंग है, क्या क्या चीजें चल रही है इसमें। तो आप जैसे कि मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एसबीआई पीएसयू फंड, तो इसका अगर आप देखें लॉन्च ऑन डेट, तो लॉन्च ऑन डेट है 1 जनवरी 2013। तो इस फंड को बेसिकली देखा जाए तो 11.6 इयर्स हो चुके हैं। तो 11.6 इयर्स में कैटेगरी रिटर्न देखिए तो 15.11% तक का रिटर्न है। मतलब एक इंडेक्स फंड का जितना रिटर्न होता है उतने ही इसके कैटेगरी फंड ने दिया है। और अगर आप इस फंड का रिटर्न देखिए 11.6 इयर्स में, तो 13.59% तक का रिटर्न है। मतलब इसने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है और रिटर्न थोड़ा बहुत कम दिया है। आप देख पा रहे हैं 1.5% से पीछे करीब करीब रह गया है। और अगर आप कैटेगरी रिटर्न देखिए 5 साल के हिसाब से, तो 33.4%। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखिए 5 साल में, तो 28.55% तक का रिटर्न है। मतलब 5 साल में भी इसने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन सबसे अजीब बात है, सबसे बढ़िया बात है, आप ये भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है इसका 85.78% तक का मैसिव रिटर्न है। जी हाँ। देखिए, लास्ट ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है ना, इसी कारण जो पीएसयू के रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है उसमें ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है मार्केट में। अगर आप देखें, क्योंकि इनमें जो मोदी जी है, जो अभी गवर्नमेंट है, उस पे उनकी जो पॉलिसीज है वो सारा सपोर्ट कर रहे हैं ये सेमी गवर्नमेंट्स पे, सेमी गवर्नमेंट की जो कंपनीज है। और इनकी तरक्की भी अच्छी खासी हुई है। तो एक साल में आप देख पा रहे हैं पैसे जो इन्होंने रिटर्न दिया वो 85% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न है। इतना तक तो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने भी नहीं दिया है रिटर्न इतना। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसकी जो कैपेबिलिटी कितनी हाई है। लेकिन अभी इसका डिटेल अभी हम एनालिसिस करेंगे कि मतलब क्या पंगा रहता है इनमें। मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपने इसमें 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है कंटिन्यूअसली 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है, मतलब हर महीने आपने किया होता है, तो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज। 1,20,000 रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता है 2,67,000 रुपीज है। मतलब आपका जो पैसा है यहाँ पे डबल से थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, तो 10 साल में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट था 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया था 1,89,000 रुपीज। मतलब यहाँ पे पैसा आपका डबल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ताकत आप देख पा रहे होंगे, डिफरेंस भी आपको दिख रहा होगा। तीसरे में आपने देखा, अगर मान लीजिए आपने ना तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता, ना तो गोल्ड में किया होता, आपने डायरेक्ट एफडी पे ही किया होता, तो एफडी में अगर आपको जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,74,000 रुपीज में। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पैसा तो बहुत ही कम हुआ है। मतलब गोल्ड से भी इसने कम रिटर्न दिए हैं। अगर मान लीजिए आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता पांच पांच साल तक 1,000 रुपए, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,33,000 रुपीज है। मतलब आपका जो पैसा है वो डबल से ज्यादा हो गया होता। तो मैं यहाँ पे जितना देख रहा हूँ 10 साल के हिसाब से इसने रिटर्न थोड़ा कम दिया है। लेकिन अगर 5 साल का रिटर्न देखिए वो बहुत ही मैसिव है, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया। 5 साल में आप रिटर्न भी देख पा रहे 28.55% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन अगर आप कैटेगरी का देखें तो उससे ज्यादा कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना जरूरी होता है, एक फंड को दर्शाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक दूंगा ऑल टाइम रिटर्न के हिसाब से भी, और 5 साल के रिटर्न के हिसाब से। लेकिन 1 ईयर के रिटर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन देखिए, कोई बंदा आता है इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देखता है। ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई देख के नहीं आ रहा है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं। अब ये नहीं कि एक साल में आपने 85% तक रिटर्न दिया और यहाँ पे एग्जिट मार लिया, तो वो उनके लिए सही है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आए 10 ईयर्स 11 ईयर्स, तो यहाँ पे थोड़ा ये पंगा रह रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिटर्न के हिसाब से भी आपको पता चल रहा होगा।
अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी मतलब रिटर्न जो है वो डेफिनेटली आप इसको अबव एवरेज मान सकते हैं, मतलब ठीक ठाक सा रिटर्न है, क्योंकि देखिए एक साल के हिसाब से रिटर्न बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना अच्छा खासा नहीं आप मान सकते। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली हाई रिस्क फंड है, क्योंकि एक सेक्टरल फंड हो गया, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर पे भरोसा करके आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है। अब अगर रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से देखिए, कैटेगरी और फंड का जो बीटा है वो आप देख पा रहे हैं दोनों बराबर ही है। बेटा जो देख पा रहे हो कि 0.86 इस फंड का है और कैटेगरी का 0.86 है। 1 से नीचे होना जरूरी होती है, ये आपको पता था कितना वॉलेटाइल है। और आपको पता है बीटा मतलब बताता क्या है, बताता ये है कि कितना ये वॉलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, ये पर्टिकुलर फंड। तो ये पर्टिकुलर फंड जो वॉलेटिलिटी आप देख पा रहे हैं कि 1 के आसपास ही है, तो ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी दोनों में, कैटेगरी में भी और इस फंड में भी। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे 21.84 का इस फंड का है, और जो कैटेगरी की बात करें तो 15.07 है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता क्या है कि आपका जो एवरेज रिटर्न है उससे प्लस इतना कर लीजिए और माइनस उतना कर दीजिए, उतना तक का आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। मतलब आपका रेंज बताता है रिटर्न का। मतलब मान लीजिए इस फंड का अगर एवरेज रिटर्न 20% है, तो उसमें आप 21.84 प्लस कर लीजिए, मतलब इस साल आपको 41.84% तक का रिटर्न दे सकता है। या फिर 20% से आप 21.84% माइनस कर दीजिए, तो आपको -1% तक का रिटर्न भी दे सकता है। तो ये भी आपके दिमाग में रख के स्टैंडर्ड डिविएशन को देख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रेकमेंड नहीं करूंगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा है। अगर आप कैटेगरी से भी इन्होंने 4 5 या 6 ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से। तो अभी तक अगर मैं रिव्यू देखूं तो मुझे अभी तक कुछ भी खास नहीं लगा है। आप बोलेंगे 1 ईयर का रिटर्न तो इतना मैसिव है, 85.78% का तो स्मॉल कैप फंड ने दिया है, लेकिन ऑल टाइम रिटर्न देखिए कुछ खास नहीं मिला लगा है। लेकिन अब आगे पता चलेगी क्यों ऐसा चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हैं। अगर आप तो आप देख पा रहे थे अगर स्टूडेंट भी है तब भी इजीली आप एसआईपी कर सकते हैं। और आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप लमसम करना चाहते हो 5000 रुपीज से आप कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप एग्जिट मार सकते हैं। और यहाँ पे एयूएम साइज की बात करें तो एयूएम साइज में आप देख पा रहे हैं कि 4602 करोड़ रुपीज तक का एयूएम साइज है। तो एएम साइज के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, अगर एएम साइज कम होता है तो उसमें भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज्यादा हो जाता है तो उसमें फंड मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है फंड मैनेजर को। तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर ये बीचों बीच रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका एएम साइज बहुत ही कम था, लेकिन पास्ट जो एक ईयर का रिटर्न जो है ना, मतलब इन्होंने आप देख पा रहे 85.78% तक का रिटर्न जो मिला है, इसके कारण इसका जो एयूएम साइज है वो करीब करीब 1000 से 2000 करोड़ रुपीज तक बढ़ा है विद इन 3 to 4 मंथ्स में। जी हाँ, विद इन 3 to 4 मंथ्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, इसीलिए इसका एम साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उस मामले में देखा जाए तो एम साइज एकदम ठीक ठाक सा है, लेकिन इतना अच्छा खासा नहीं है, क्योंकि 10 ईयर्स का पुराना अगर फंड है तो आपका डेफिनेटली 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में आपका एम साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी भरोसा इतना नहीं आया है, लेकिन पास्ट जो 3 to 4 मंथ्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो फंड ने इस फंड ने बहुत ही अनबिलीवेबल रिटर्न दिया है, 85.78% तक का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में। लेकिन उससे पहले के रिटर्न देखे तो इतना कुछ खास नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स में इन्होंने ठीक ठाक सा रिटर्न आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 5 ईयर्स में 28.55% तक का रिटर्न, मतलब आप 30% तक का रिटर्न मिला है। तो ये एकदम बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न है, कंटिन्यूसली 5 साल तक दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। तो एम साइज के मामले में मैं इस यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए लास्ट 3 मंथ्स में इन्होंने बहुत ही ज्यादा एम साइज बढ़ा, लेकिन उससे पहले तो बहुत ही कम था। तो अभी भी लोग इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर पाए हैं इस पर्टिकुलर फंड में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हर एक वीडियो में मैंने बताया कि एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे 1% से नीचे है। तो मेरा जो सजेशन है 0.7% से नीचे होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में 1% भी ज्यादा डिफरेंस बना देगा, लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाएगा। क्योंकि आप एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि आप दिमाग तो लगा नहीं रहे हैं, दिमाग जो लगा रहे हैं वो आपका फंड मैनेजर है, वो दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो उनको एक एज ए मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है, तो वो ये अपना प्रॉफिट का इतना परसेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे 0.73% थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, यहाँ से थोड़ा सा कम हो सकता है, 0.7 से नीचे हो सकता था। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले ही सेल कर दिया, तो आपको शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो मान लीजिए 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अनलेस आपका 1,25,000 रुपीज से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट पे आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो।
और मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल करा तो आपको 0.5% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसने मिड कैप में 22.93% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 3.91% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में 64.89% तक एलोकेशन है, और अदर्स में 8.5% तक एलोकेशन है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो भी पोर्टफोलियो में रखे हैं वो सारे के सारे पीएसयू रिलेटेड फंड है, तो मोस्टली वो लार्ज कैप और मिड कैप फंड ही होते हैं, स्मॉल कैप के बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, जो मतलब 51% जिनका स्टेक होता है, वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज पे ही अपना पैसा लगाएगी। ये नहीं कि कोई छोटी कंपनीज है वो जिनके पास 4-5 एम्प्लॉय है और वहां से ही उसमें पैसा वो लगा के आगे बढ़ा रही हो, ऐसा कभी नहीं करेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली लार्ज कैप और मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे है भी। अब यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे तो सेक्टर एलोकेशन में एनर्जी सेक्टर में इनका 35.08% तक का एलोकेशन है। सेकंड जो है वो फाइनेंस सेक्टर में इनका 21.75% तक एलोकेशन है। फिर इंश्योरेंस सेक्टर में 9.62% तक एलोकेशन है। फिर कैपिटल गुड्स में 9.2% तक एलोकेशन है। उसके बाद मेटल माइनिंग्स में 8.45% तक एलोकेशन है। कंस्ट्रक्शन में 3.91% तक एलोकेशन है। फिर मेटेरियल में सेक्टर में 3.52% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है एनर्जी सेक्टर में, थोड़ा और ज्यादा। लेकिन देखिए इनके पास ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं, पीएससी के फंड जो कि लिमिटेड है, तो यहाँ पे जो जो पीएससी के फंड है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, और वो ज्यादातर लार्ज कैप और मिड कैप के ही फंड आपको मिलेंगे। और यहाँ पे जो भी सेक्टर है वो जो जो गवर्नमेंट का जो जिस पे भरोसा, जिसका ज्यादा स्टेकिंग है, उसी का ही सेक्टर एलोकेशन आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट ज्यादा भी फोकस कर रही है, जैसे आपने भी सुना हुआ कि सोलर एनर्जी, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, तो इतने सारे जो एनर्जी सेक्टर्स हैं उनमें थोड़ा ज्यादा उनका भरोसा है, तभी इसमें ज्यादातर जो गवर्नमेंट का स्टेक्स ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको सेक्टर एलोकेशन में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इनकी कोई गलती नहीं है, तो ये बेसिकली नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिफाई हो सकता है, लेकिन हम वो दूसरे फंड में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीएसयू के रिलेटेड फंड है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते इसके रिलेटेड। अब फंड मैनेजर की बात करें तो एक फंड मैनेजर, उनका नाम है रोहित सिंपिन, को एक्सपीरियंस है 0.17 ईयर्स का, तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे नहीं है। देखिए यहाँ पे जो जो पीएसयू रिलेटेड फंड है उसमें वो सारे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डाल दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता नहीं है। एक्सपीरियंस वहां पे मैटर करता है, जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका मिड कैप फंड हो गया, उसमें बहुत सारे उनके पास ऑप्शन हो जाते हैं, मतलब 5,000 के करीब स्टॉक्स हो जाते हैं, 4,000 के करीब स्टॉक्स हो जाते हैं, तो वहां पे जो उनका चूज होता है वो थोड़ा जो चूज करेंगे, जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो वहां पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होना जरूरी हो जाता है आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो फंड मैनेजर का ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, तो यहाँ पे फंड मैनेजर का कोई पंगा नहीं है, एक उन्होंने रख दिया बस पैसे को मैनेजमेंट करने के लिए और पैसा ठीक जगह पे लगाने के लिए। रिस्कोमीटर की बात करें तो यहाँ पे वेरी हाई रिस्क है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा ये पर्टिकुलर फंड में, और रहेगा ही, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में आपका पैसा लग रखा है। अगर वो सेक्टर पे भरोसा गवर्नमेंट दिखा रही है तभी आपका अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, अगर वो भरोसा नहीं दिखाएगी तो आपको रिटर्न कम मिल जाएगा। रेटिंग की बात करते हैं 4/5 रहेगा, रेटिंग देखिए 4/5 ही रहेगा। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कंक्लूजन में एक चीज, कि ऑल टाइम अगर आप देखें तो रिटर्न इतना खास नहीं है। अब देखिए ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखें 13.59% का रिटर्न है, 5 इयर्स का रिटर्न है 28.55% का रिटर्न है। डेफिनेटली 5 इयर्स में इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया, 1 इयर्स में तो बहुत ही मैसिव रिटर्न है, 85.78% का रिटर्न है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये थोड़ा बहुत गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। डेफिनेटली देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे इसका 51% तक का स्टेक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आपका रिस्क जो है डेफिनेटली, देखिए एक सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क बना रहेगा, लेकिन आप गवर्नमेंट का जो यहाँ पे 51% तक का स्टेक है, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब पैसा लगा रही है तो वहां पे कंपनी जो है डूबने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी यार एलआईसी की जो कंपनी है, या फिर आपका जो कोल इंडिया की जो कंपनी है, या ऑयल इंडिया की जो कंपनी है, वो रातों रात तो गिर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का स्टेक है। तो यहाँ पे हाँ आपको थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा और रिटर्न भी थोड़े कम मिलने में आपको दिखेंगे, लेकिन आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत दिखने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखें तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम रिटर्न दे रखा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम भरोसा इस पे करूंगा, क्योंकि अभी देखिए इस पे हवा चल रही है, तभी इसका एयूएम साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए लास्ट के जो 4-5 महीने में ही 1,000 से 2,000 करोड़ रुपीस तक का एयूएम साइज इसका बढ़ा है, जो कि बहुत ही मैसिव है। तो यहाँ पे अगर मैं देखे उससे पहले अगर आप देखें तो सिर्फ 2,000 या 2,500 का ही करोड़ रुपीस तक का ही एयूएम साइज था, जो कि बहुत ही कम है, तो यहाँ पे लोगों का भरोसा भी कम है। लेकिन अभी जो पास्ट 1 ईयर का रिटर्न के हिसाब से लोगों ने यहाँ पे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। तो मेरा जो सजेशन रहेगा कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच के आए तो यहाँ पे मत इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि थोड़ा भरोसा यहाँ पे मेरे को कम हो रहा है, क्योंकि रिटर्न जो है, देखिए आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, आप इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन के इसका ज्यादा है। आप देख
पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो इसका है 21.84 है, कैटेगरी से भी ज्यादा है, कैटेगरी में भी ज्यादा है और कैटेगरी से भी ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जब आप इतना मतलब आप वॉलिडिटी फेस कर रहे हो और आपको रिटर्न लॉन्ग टाइम में 13.58 या 59% तक का रिटर्न मिल रहा है, तो आप जाके निफ्टी इंडेक्स फंड में क्यों ना इन्वेस्ट करें, जहां पे टॉप की 100 कंपनीज रहती हैं। तो उसमें क्या है कि आपको 15 से 16% तक का तो रिटर्न मिल ही जाता है। अगर आप पास्ट के कितने सालों का भी रिटर्न आप निकालेंगे, तो वहां पे आपका वॉलिडिटी भी आपको फेस करनी नहीं पड़ती, रोलर कोस्टर से आप गुजरते भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको बीच में इमरजेंसी कैश चाहिए, तो आप पैसे निकाल भी सकते हैं, वो भी प्रॉफिट में निकालेंगे। यहाँ पे आपको रोलर कोस्टर अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे आप स्मॉल कैप फंड में या फिर आप मिड कैप फंड में कर रहे हैं, तो आपको रोलर कोस्टर से आप गुजरते तो है, आप अप डाउन से वॉलिडिटी से गुजरते हैं, लेकिन आपको रिटर्न भी उतना मैसिव मिलता है, 25 से 30%। हाँ, इसने 5 साल में दिया है, लेकिन ऑल टाइम रिटर्न इनका इतना अच्छा नहीं है इसका पर्टिकुलर सेक्टर में। डेफिनेटली अगर देखा जाए गवर्नमेंट इस पे भरोसा कर रही है, 5 साल में इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, तो आगे भी देने के चांसेस है। मैं आपको बता दें कि इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करें। आप करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पोर्शन आप इसमें कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको पछतावा ना रहे कि हाँ, ये पर्टिकुलर सेक्टर ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया और मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड में डेफिनेटली वेरी वेरी हाई रिस्क रहेगा। आप यहाँ पे खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने डिसीजन ले लिया। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जो जो चीजें हैं आपको मैं डायरेक्ट दिखा के बता रहा हूँ कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि चीजें क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली टाइम फ्रेम जो है 7 to 10 ईयर्स रखना पड़ेगा। इसको आप रिस्क स्मॉल कैप कैटेगरी का रिस्क ही मान सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक सेक्टरल फंड है। तो आप इतना 7 से 10 साल का टाइम फ्रेम है, और सारा पैसा आप इसमें मत लगाइए, थोड़ा बहुत आप पैसा इसमें लगा सकते हैं, ताकि आप देखें कि हाँ, लोग भी इस पे भरोसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी भरोसा है, तो डेफिनेटली ये आगे अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा खासा नहीं दे सकता एज कम्पेयर टू इट्स स्मॉल कैप। क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं, इतना ज्यादा वॉलिडिटी फेस कर रहे हैं, और आपको रिटर्न अगर ना दे, तो आपका मन भी दुख होगा कि यार मेरे को 20-25% तक का रिटर्न नहीं दिया, मैंने इतना वॉलिडिटी फेस करा। तो ये चीजें आपको कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।